हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन 09 में मैं आलोक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया था कि किस तरह से भारत में आकर महमूद गजनवी पूरे भारत को लूटता है और फिर वापस अपने गजनी प्रदेश जाता है। तो महमूद गजनवी पहला तुर्क आक्रमण था, पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण कर भारत को लूटा, और वो भारत को 17 बार लूटा था। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। आज जो मैं बात करूंगा, आज वो बात होगी मोहम्मद गोरी की, जिसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी है। इसका पूरा नाम क्या है? शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो एक संसवानी वंश का रहता है। संसवानी वंश रहता है जो 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक अपने साम्राज्य या शासक बना रहता है, और 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक ये शासन करता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी किस तरह से भारत पर आक्रमण करता है, और वो किस किस जगह पे भारत पर आक्रमण करता है, क्या उसका उद्देश्य होता है भारत पर आक्रमण करने का, और क्या क्या इस बीच में क्या क्या घटनाएं होती है। जो 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक की जो घटनाएं होती है मोहम्मद गोरी के अलावा, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का श्रेय रखूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो संसवानी वंश है, ये एक गोरी राजवंश इसको कह सकते हैं। और गोरी राजवंश जो है वो कहीं ना कहीं ये अलाउद्दीन जहान सोज इस संसवानी वंश की नींव रखा था। तो ये इसके ऊपर जो है मोहम्मद गौरी के इसके जो पूर्व जो घटनाएं हुई थी उनके साथ ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है मोहम्मद गौरी के बाद, जो भी क्वेश्चन आता है मोहम्मद गौरी के बाद ही आता है। आप पिछले महमूद गजनी के बारे में पढ़े थे कि वो भारत पर 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करता है, यानी शासन करता है 998 से 1030 ईस्वी तक। हालांकि वो शासन गजनी में ही करता है, सिर्फ यहाँ पर आता है लूट पाट कर फिर पुनः वापस गजनी चला जाता था। तो गजनी के ही प्रदेश से ये जो मोहम्मद गौरी है, इसका भी जन्म अफ़गानिस्तान के गौढ़ में हुआ था। अब इस दोनों में अंतर ये था, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी में अंतर ये था कि मोहम्मद गजनवी भारत को सिर्फ लूटने के लिए आया था, कि अंदर तक सीमा में प्रवेश कर ये भारत को लूटना चाहता था। जबकि आप यूँ देखेंगे तो इसकी जो मंशा थी भारत में इस्लाम राज्य की स्थापना करना, भारत में राज्य स्थापित करना। तो इस दोनों में ये फर्क था। जो मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य रहता है वो भारत पर आक्रमण कर यहाँ राज्य स्थापित करना, जबकि महमूद गजनवी का उद्देश्य होता है भारत पर आक्रमण कर इसके संपत्ति को लूटा जाए और पुनः वापस गजनी का विकास किया जाए। तो आइए, जैसा कि मैंने बताया कि डेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये जल्दी याद नहीं होता है। आपको याद करने का मैंने कुछ तरीका मैं इसमें बताऊंगा। जैसे मैंने फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको कि मोहम्मद जो गोरी है, इसका 1173 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक के शासन करता है। और इसके पहले के जो शासक महमूद गजनी होता है, वो उसका अगर शासनकाल आप देखिएगा तो उसका शासनकाल होता है 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक का। तो 998 से लेकर 1030 और ये 1173 ईस्वी से लेकर 1206, यानी कि जो भी घटनाएं होंगी ये 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक होगा। तो चलिए, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसको थोड़ा आराम से हम लोग पढ़ेंगे।
तो जैसा कि मैंने लिखा, मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय दिया जाता है। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है, हालांकि इसके पहले भी महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महमूद गजनी सिर्फ भारत के सीमा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन वो राज्य स्थापना नहीं किया, वो साम्राज्य की स्थापना नहीं किया। लेकिन मोहम्मद गौरी को इसलिए भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय दिया जाता है क्योंकि इन्होंने आकर भारत के अंदर अपने राज्य को स्थापित किया, अपने शासन को स्थापित किया। तो मोहम्मद गोरी, जैसा कि मैंने बताया, कि एक संसवानी तुर्क था। और संसवानी तुर्क इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इनके वंशज थे अलाउद्दीन जहान सोज, उन्होंने 1161 ईस्वी में इस संसवानी वंश की स्थापना की थी, इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट मैं पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सब इसमें आपका जो डेट लिखा हुआ इसमें यूज होगा, लेकिन मैं इसे पहले ही बता देना चाहता हूँ। तो मोहम्मद गोरी, सबसे पहला मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण भारत पर होता है वो होता है मुल्तान, मुल्तान में होता है। अब एक चीज़ ऐसे याद रखिए कि जब मोहम्मद गोरी भारत में आता है तो उसे सबसे पहले गजनी में ही उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब गजनी से निकलकर वो बाहर आता है तो भारत में प्रवेश करने के लिए, अगर देखा जाए तो पंजाब, मुल्तान और ये सब इलाका में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था, जो सब महमूद गजनी के ही गुलाम या दास या सेनापति, वो सब ही वहाँ पर राज कर रहे थे। जबकि और दूसरे तरफ देखा जाए तो उत्तर पश्चिम बाकी सब इलाके में राजपूत शासन चल रहा था, राजपूत काल चल रहा था। तो इस दोनों से संघर्ष करना, इस दोनों से मुकाबला करना, कहीं ना कहीं इस चीज़ को मोहम्मद गोरी को पता था। इसलिए वो पूरी तरह से अच्छी तैयारी करके भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। और उसका जो पहला आक्रमण होता है वो मुल्तान में होता है। और गोमल एक दर्रा है मुल्तान में के पास, अगर मुल्तान अभी पाकिस्तान में पड़ता है, गोमल दर्रा से होकर वो आता है और मुल्तान पर आक्रमण करता है, जिसमें इसकी जीत भी होती है। तो इसलिए मैंने मुल्तान को बताया। हालांकि इसका जो मेन मकसद होता है भारत के बीच, जो भारत का बीच कन्नौज है, तो कन्नौज पर इसका आक्रमण करने का उद्देश्य रहता है कि मैं अगर कन्नौज को जीत लिया तो यानी पूरे भारत को मैं जीत लूँगा। तो इसका जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है, वो कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे रहता है। और वहाँ उस समय शासन कर रहा होता है जयचंद। आगे देखेंगे तो दूसरा जो है गुजरात, ये दूसरा जो इसका जो आक्रमण होता है वो गुजरात होता है। और वहाँ शासन कर रहा होता है मूलराज टू। मूलराज टू क्योंकि उस समय योग्य नहीं था तो उसका साथ दे रही थी उसी की माँ नाइक देवी, उसी की माँ नाइक देवी। ये याद रखिएगा, नाइक देवी के नेतृत्व में ही सिर्फ शासक था मूलराज टू या भीम टू कह सकते हैं। वो बिल्कुल उस समय शासक था, लेकिन उसकी सोच, वो एक नाबालिग था, उसकी सोच अभी उतनी विकसित नहीं हुई थी। तो उसका साथ देने के लिए उसकी माँ नाइक देवी रहती थी। तो गुजरात पर दूसरा आक्रमण ये करता है क्योंकि ये सभी, जितना मैं बता रहा हूँ, मुल्तान और गुजरात, ये सभी भारत के सीमा से सटे हुए सब इलाका हैं, जिसमें अगर यहाँ पे इसको भारत में प्रवेश करने के लिए ये सब को जीतना जरूरी था, खास करके यहाँ पहुँचने तक, कन्नौज के पास पहुँचने के लिए। कन्नौज पर पहुँचने के लिए इसे मुल्तान, गुजरात को जीतना होता। उसके बाद ये अजमेर आता है और अजमेर, दिल्ली, संभल, ये सभी पर राज रहता है पृथ्वीराज चौहान तीसरा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो शासन उस समय कर रहे होते हैं अजमेर, दिल्ली और संभल पर। और इसकी राजधानी, इस तीनों की राजधानी अजमेर, दिल्ली, संभल की राजधानी होती है अजमेर होती है। तो और पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे वो चौहान वंश के थे। तो इस बात को याद रखिएगा। ये मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे चलकर काम आएगा और ये इसको समझने में फिर आसानी हो जाएगी। चौथा जो होता है वो कन्नौज, जैसा कि मैंने बताया था अभी
कि कन्नौज यूपी में पड़ता है और मोहम्मद गोरी का जो सबसे लक्ष्य होता है वो लक्ष्य होता है कन्नौज शासक जयचंद को हराने का, ताकि उसका जो उद्देश्य होना होता है वो पूरा हो जाता है। तो ये गढ़वाल वंश का रहता है। कन्नौज यूपी जो शासक जो रहता है जयचंद, वो गढ़वाल वंश का रहता है। तो मैंने इस पॉइंट को कुछ बताया। अब मैं बताऊंगा कि मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण कैसे होता है। तो मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण कब कब वो आक्रमण करता है, किस किस डेट में करता है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो होता है वो 1175 ईस्वी में होता है। 1175 में पहला आक्रमण होता है किसके खिलाफ? तो मुल्तान के सुल्तान, यानी कि मुल्तान में जो शासक थे, मुस्लिम शासक, उसके खिलाफ। वो एक करमाथी मुसलमान का शासक रहता है जिसके खिलाफ ये युद्ध करता है और इसमें से विजयी मिलती है, इसमें से जीत मिलती है। तो पहला जो आक्रमण था 1175। अब इसको याद कीजिए ऐसे, 1175, 1178, यानी कि बस 3 साल के बाद ये 1178, 1189, 1191, 92, 94, 5, 6 ऐसे करके इसको याद रखिए। यानी कि 75 के बाद 3 साल और कर दीजिए 78। और सब में क्या होता है, कैसे युद्ध होता है, क्या जीता है, कौन जीतता है, ये मैं बताऊंगा। तो 1175 ईस्वी, 1178 ईस्वी, 1189, 1179 ईस्वी, 1179, 1179 याद रखिएगा। 79 के बाद सीधे चला जाता है कितना, 91। और 91 के बाद तो इतना आपको याद ही होगा, तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता ही है, और 92 में होता है दूसरा युद्ध, और 94 में होता है चंदावर का युद्ध, और 1205 में इसका अंतिम लड़ाई, और 6 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे याद रखिएगा। 1175 ये मुल्तान पर करता है, जो करमाथी मुसलमान के विरुद्ध करता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तो 1175 मुल्तान पर होता है करमाथी मुसलमान के विरुद्ध, और मोहम्मद गौरी इसमें जीतता है, जबकि करमाथी मुसलमान हार जाता है। इस तरह से ये यहाँ पर युद्ध करता है। इसके बाद ये प्रवेश करता है यहाँ, और 1178 ईस्वी में इसका दूसरा, जैसा कि मैंने भी बताया था, 1178 ईस्वी में ये दूसरा प्रयास करता है। और कहाँ करता है? गुजरात में। और उस समय गुजरात में शासन कौन कर रहा होता है? मूलराज टू या भीम टू कह सकते हैं आप। तो गुजरात में कौन कर रहा होता है? भीम टू या मूलराज टू। और मोहम्मद गौरी के बीच इसका लड़ाई होता है, आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी मूलराज टू पर, और जीत होती है किसकी? मूलराज टू की। किसके नेतृत्व में होती है ये भी याद रखिएगा, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ। भीम टू या मूलराज टू जो है ये उस समय नाबालिग होता है, और नाइक देवी जो होती है उस समय इसका साथ देती है, क्योंकि इसके सहयोग से ही ये जीत यहाँ पर पाता है। तो 1178 ईस्वी याद रखिएगा, 75, 78, जो गुजरात में मूलराज टू और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, संघर्ष होता है, जिसमें मूलराज टू वहाँ पर जीतता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार होती है, गुजरात में मूलराज टू इसे हराता है। 1179 ईस्वी में आइए, तो जब यहाँ से ये भाग कर मुल्तान की तरफ, इसके बाद आगे जब नहीं बढ़ पाता है गुजरात के तरफ, तो उसके बाद इसका अगला आक्रमण जो होता है वो सिंध और कश्मीर पर होता है। 1179 ईस्वी में सिंध और कश्मीर पर ये आक्रमण करता है, और इस दोनों जगह पे इसको जीत मिलती है, और यहाँ पर ये अधिकार कर लेता है 1179 में। इसका मनोबल बढ़ता है यहाँ से, और इसका जब मनोबल बढ़ता है 1179 ईस्वी में, तो फिर इसका अगला युद्ध, जो कि सबसे प्रसिद्ध युद्ध है, और एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसका जो अगला युद्ध होता है वो 1191 ईस्वी में होता है। और 1191 ईस्वी में, जैसा कि आप जानते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है, बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो 1191 ईस्वी में होता है। और ये किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और मोहम्मद गौरी की बुरी तरह हार होती है। वो इतना बुरी तरह हारता है कि इसका सारा सैनिक तो मारा जाता ही है, इसके अलावा मोहम्मद गौरी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन चूंकि पृथ्वीराज चौहान एक चौहान वंश के थे, तो ये इसे माफ़ कर देते हैं मोहम्मद गौरी को, और माफ़ कर देते हैं तो फिर ये वापस गजनी चला जाता है मोहम्मद गौरी। और जब गजनी जाता है तो वहाँ से फिर अच्छे तरीके से तैयार होकर और बढ़िया अपने आक्रमण को, अपने सोच को, अपनी रणनीति को और अच्छे से करके फिर 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है।
याद रखिएगा कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत जाता है, जबकि मोहम्मद गोरी की हार होती है। लेकिन 1192 ईस्वी में जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो जो 1 साल का जो गैप होता है 91 और 92, तो 91 में जो युद्ध होता है उससे कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान को ज़्यादा आत्मविश्वास हो जाता है, और जबकि इसका उल्टी 1192 इसमें इसे कुछ अच्छे सेनापति जैसे कि बख्तियार खिलजी ये इसको मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही वीर योद्धा होता है और एक सोची समझी उसकी रणनीति होती है। इसके तहत 1192 ईस्वी में ये दूसरा युद्ध करता है। और एक और इसके हारने का वजह था जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तो याद रखिएगा 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। पहला में 1191 में। 1192 ईस्वी में क्या होता है कि तराइन का दूसरा युद्ध होता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है। इसका एक और कारण था हारने का, कहता है कि घर का भेदी लंका ढाए। वही बात हुआ पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान जब द्वितीय युद्ध के लिए गया, लेकिन यहाँ पर एक जो जयचंद राज कर रहा था, जयचंद गढ़वाल वंश का था जयचंद, और ये उस समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शासन कर रहा था। ये जाकर मिल जाता है किससे? पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से मिलता है जाकर। इसके पीछे भी एक कहानी है, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जब उस समय शासन कर रहा होता है तो जयचंद की जो वो शासन जो कर रहा था कन्नौज पर, जयचंद, इसकी एक बेटी होती है, उसका नाम रहता है संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान उससे प्यार करता है, संयोगिता से प्यार करता है, लेकिन जयचंद जो होता है अपनी बेटी की शादी कहीं और करना चाहता है। इससे क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जाता है और इसकी बेटी को अपहरण करके उससे शादी कर लेता है, जिससे कहीं ना कहीं जयचंद नाराज हो जाता है और अपना बदला पूरा करने के लिए मोहम्मद गोरी से जाकर मिलता है और इसका साथ देता है, जिसके कारण इस युद्ध में तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। लेकिन ये जयचंद नहीं जानता था कि मैं आज जिसका साथ दे रहा हूँ कल उसी के हाथों मेरा प्राण जाने वाला है, मेरी मौत निश्चित है। 1194 में 2 साल के बाद चंद्रवार का युद्ध होता है, और चंद्रवार जैसा कि मैंने बताया था कि कन्नौज अगर ये शासक करता तो कहीं न कहीं चंद्रवार भी जो था वो यूपी में ही था। और चंद्रवार का युद्ध जो है आज भी फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, यहीं पर युद्ध हुआ था चंद्रवार का। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद एक शहर है, उसी के पास या फिरोजाबाद में ही एक गांव है छोटा सा चंद्रवार, वहीं पर ये युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, और ये होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें साधारण सी बात थी, कोई अजीब बात नहीं थी कि जयचंद की हार होती है, क्योंकि जब जैसे ही सबसे अगर शक्तिशाली देखा जाए, भारत में सबसे शक्तिशाली शासक उस समय अगर था तो पृथ्वीराज चौहान था। जब पृथ्वीराज चौहान को जब ये हराता है मोहम्मद गोरी तराइन के दूसरा युद्ध में 1192 ईस्वी में, तो उससे आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो उसकी क्योंकि उसको चूँकि उसे शुरू से ये मनसा थी, शुरू से ये उद्देश्य लेकर ही आया था कि मैं भारत के मध्य में जाकर अपनी जीत को सुनिश्चित करूँगा, इस उद्देश्य के साथ ही आया था। तो उसे उद्देश्य सब बहुत आसान दिखाई देता हुआ, उसका अपना लक्ष्य जो जिस लक्ष्य से आया था वो लक्ष्य उसको बहुत ही आसान दिखाई पड़ा जब ये 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है और जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिससे जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि 1175 में पहला आक्रमण होता है मुल्तान पर, जो करमाथी मुसलमान के विरुद्ध करता है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है, और सामने रहता है करमाथी मुसलमान जिसकी हार होती है। 1178 ईस्वी में
गुजरात पर आक्रमण करता है, मूलराज टू या भीम टू और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है 1178 ईस्वी में, और इसमें मूलराज टू की जीत होती है। और ये किसके सहयोग से जीतता है? अपनी माँ नाइक देवी के सहयोग से। 1179 ईस्वी में ये सिंध और कश्मीर पर अधिकार करता है। 1179, ये दोनों तो याद होगा, आप दो दो करके याद कीजिए, 75, 78, 79, 91, बाकी ये सब खुद आपको याद रहेगा, ये सिर्फ 79 याद रखिए, क्योंकि 75 और 78 और ये देखिए 78, 79, इन्हें 78, 79 तो एक आपको याद ही रहेगा। तो 75, 78, 79 ऐसे याद रखिए। 75 में क्या होता है कि मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान को जीतता है। दूसरा आक्रमण किसको इसमें होता है? 78 में होता है, 1178 ईस्वी में होता है, गुजरात में होता है। और गुजरात पर जब हमला करता है तो क्या होता है? उस समय गुजरात में मूलराज टू या फिर मोहम्मद गोरी, ये दोनों के बीच युद्ध होता है और इसमें मूलराज टू जीत जाता है। 1179 भी याद कीजिएगा, ये जीतता है, सिंध और कश्मीर को जीतता है। फिर इसके बाद तो आप लगातार आपको याद रहेगा 191 ईस्वी में क्या होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच होती है, मोहम्मद गोरी उसमें जीत जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जीतता है। 1192 ईस्वी में क्या होता है? तराइन का दूसरी युद्ध होता है और उसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो इस तरह से याद रखिएगा। 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी। 1194 ईस्वी में क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें चंदावर के युद्ध में क्या होता है? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें जयचंद की क्या होती है? हार होती है। और 1205 ईस्वी में क्या होता है? इसका अंतिम युद्ध होता है। इसलिए बस ये चार याद रखिएगा, 75, 78, 79, 91, 92, 94। 1205 में इसका अंतिम युद्ध होता है। ये भारत में अंतिम मुकाबला करता है। गोरी का अंतिम मुकाबला खोखरों के विरुद्ध होता है, खोखरों के विरुद्ध करता है अंतिम मुकाबला 1205 ईस्वी में, और इसमें भी ये जीत हासिल करता है। उसके बाद जब ये खोखरों से यहाँ से जब ये जीत कर ये जब वापस जाने लगता है तो 1206 ईस्वी में 12 मार्च को उसकी हत्या कर दी जाती है बीच रास्ता में। और इसकी जो हत्या होती है वो कहाँ होती है? आपको पता है कि झेलम नदी जो पाकिस्तान में बहती है, झेलम नदी, तो झेलम नदी के पास ही इसकी हत्या कर दी जाती है, जो अभी पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है झेलम नदी। तो झेलम नदी के पास इसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसकी हत्या होने से पहले जब ये 1205 ईस्वी में खोखरों के अंतिम युद्ध जब मुकाबला करता है तो उसी समय इसके कुछ दास होते हैं, इसके कुछ गुलाम होते हैं जो इसके अंडर काम करते हैं। तो इस गुलामों के बारे में यहाँ पर पढ़ूंगा कि मोहम्मद गोरी के कौन से दास थे और कौन कौन से गुलाम थे। तो ये जाने से पहले ही अपने दास या अपने गुलाम को भारत को सौंपता है, और भारत को सौंपने के साथ चूंकि ये बूढ़ा भी हो जाता है उस समय, तो ये क्या करता है कि अपने सब जो इसके दास होते हैं, गुलाम होते हैं, इसको अपना सत्ता सौंपता है और फिर ये वापस गजनी चला जाता है। गजनी जाने के ही क्रम में इसकी हालांकि हत्या हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी के दास और गुलाम कौन कौन थे जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला था कुतुबीन ऐबक। कुतुबीन ऐबक जो अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम भी था, दामाद भी था और सेनापति भी था, इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी कुतुबीन ऐबक पर ही थी। तो कुतुबीन ऐबक, गुलाम, दामाद और सेनापति, ये तीनों था जिसे भारत सौंपा गया। इसे भारत का क्षेत्र सौंपा गया जहाँ जहाँ भारत पर इसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। तो कुछ भाग भारत को कुतुबीन ऐबक को दिया गया, खास करके दिल्ली वगैरह को दिया गया, जबकि बख्तियार खिलजी को इसी में से कुछ पार्ट इसको दिया गया, जो ये बिहार, बंगाल को जीतते हुए बख्तियार खिलजी फिर लखनऊ में अपना साम्राज्य, अपना राज वहाँ करता है। लेकिन बख्तियार खिलजी से पहले अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये सेनापति के तो मैं तो ये दास और गुलाम के मैं तो बात कर रहा था, लेकिन जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जो इसकी राजधानी थी वो लाहौर थी। वो कहाँ थी? लाहौर, जो पाकिस्तान में है। तो लाहौर में इसकी राजधानी रहती है, ये चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, तो कुतुबीन ऐबक को गुलाम, दामाद या सेनापति, ये सभी कुतुबीन ऐबक का मोहम्मद गोरी का था। तो ये पहला गुलाम या दास हुआ। दूसरा एलदौज, एलदौज जो गजनी दिया गया उसको, एलदौज को क्या दिया गया? गजनी दिया गया। गजनी जो वहाँ था, ये सबको चारों को ये बांट दिया था, है ना, चारों को जहाँ जहाँ ये जीता था, जहाँ जहाँ आक्रमण कर
ये अपने राज्य को स्थापित किया था, साम्राज्य को स्थापित किया था, वो अपने गुलामों में और दास में बांट दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम दामाद सेनापति था जिसे भारत सौंपा गया, जबकि एलदौज को गजनी दिया गया और कुबाचा को काबुल और कंधार दे दिया गया कुबाचा को। और बख्तियार खिलजी को जो मैंने आपको बताया ही कि भारत के ही कुछ अवशेष में उसने आक्रमण कर जो भारत के कुछ भाग हैं जैसे बिहार, बंगाल, इस पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए वो लखनऊ तक पहुंचा था। तो मोहम्मद गोरी के 4 दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? जिसे भारत सौंपा गया था, गुलाम था, दामाद भी था, सेनापति भी कहिए। एलदौज को गजनी दिया गया, कुबाचा को काबुल और कंधार दिया गया, बख्तियार खिलजी खुद से आक्रमण कर वो अपना उसको भी भारत का ही कुछ पार्ट मिला था। अब मैं बताता हूँ कि बख्तियार खिलजी ने कुछ यहाँ महत्वपूर्ण काम किए थे जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बख्तियार खिलजी 1204 से 1205, अब देखिए इसमें से अलग अलग घटनाएं हुई थी, इसके बारे में कुछ जानना भी है। बख्तियार खिलजी को मैं बाद में फिर ठीक से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक की जो भी घटनाएं हुई हैं उस घटनाओं का मैं यहाँ पर वर्णन कर दूंगा। तो 1204 से 5 ईस्वी के बीच में ही इसने नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आपको पता ही है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, इसको नष्ट करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। और बख्तियार खिलजी ने 1204-5 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को क्या किया था? नष्ट करने का काम किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट इसने किया था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अगर कोई पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी, कब किया था, तो 4-5, हालांकि ईस्वी सन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हमेशा एग्जाम में आता है, जो कि 413 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसकी स्थापना करने वाले, इसे बनाने वाले कौन थे? तो गुप्त वंश के राजा श्रीगुप्त थे। ये पॉइंट याद रखिएगा कि गुप्त वंश के राजा श्रीगुप्त जो हैं वो इसकी स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 ईस्वी पूर्व में कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के, श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, उसने किया था। 413 ईस्वी पूर्व किसने किया था? गुप्त शासक, यानी गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त ने किया था। अब कुछ अन्य घटनाएं हैं जिसे मैं आपको बता देता हूँ। अन्य घटनाएं में 1194 ईस्वी का एक घटना है। उस समय जब चंदावड़ का युद्ध हुआ था, वही डेट याद रखना है जब चंदावड़ का युद्ध हुआ था, 1194 ईस्वी। इसको पक्का याद रखिएगा। और याद करने का एकदम आसान तरीका इसीलिए कि चंदावड़ का जो युद्ध हुआ था, जयचंद जो था, और जयचंद तो याद ही रहेगा क्योंकि उसने गोरी को 1192 में जब युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरी युद्ध, तो उसमें गोरी का साथ दिया था जयचंद। तो जयचंद आपको याद रहेगा। 1194 में एक और घटना हुई थी, वो थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये इसका दास जो था कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद दिल्ली, जो दिल्ली में है, कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, एवं 2.5 दिन का झोपड़ा, आप जानते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। तो इसने 2 कार्य किए। पहला, कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद इसने बनाया जो दिल्ली में है, और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जिसका निर्माण अजमेर में इन्होंने करवाया। तो 1194 ईस्वी में 2 घटना, एक तो चंदावड़ का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है, जयचंद की हार होती है। और 1194 में एक और घटना, क्या एक घटना नहीं कही, एक निर्माण होता है, भारत में एक निर्माण का कार्य होता है, वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और वो कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है एवं 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इसका निर्माण होता है। 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ये याद रखिएगा। 1199 ईस्वी, 94 में की तो घटना आपको याद है कि इसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में उसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में, और कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में बनाया था। 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण या कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन एक डेट देखिए इससे अलग है, 1206 से अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि इसके बीच में ही मैंने बताया था। लेकिन एक यहाँ पर जो डेट ये है, ये जो आपको डेट जो है 1192 ईस्वी, 1229 ईस्वी को मैंने यहाँ पर
मेंशन किया है कि कुतुब मीनार को पूरा कराया था कौन? इल्तुतमिश ने करवाया था 1229 ईस्वी में। यानी कि निर्माण कार्य 1199 ईस्वी में स्टार्ट होता है, जो कुतुबीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है, जबकि 1229 ईस्वी में इसी का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इसे पूरा करवाता है 1229 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में एक और घटना होती है जो कि भारतीय इतिहास में या इस्लाम धर्म में एक बड़ी घटना मानी जाती है। 1192 ईस्वी में, याद रखिएगा 92-94, देखिए 92 में क्या हुआ था? तराइन का दूसरी युद्ध। इसमें भी मैंने आपको एक घटना के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत चर्चित है, और ये मैंने अभी बोला कि एक कहिए तो इतिहास में या फिर एक इस्लाम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था 1192 ईस्वी में, जब तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा था। वहाँ पर एक्चुअली मैंने बताया था पहले ही वीडियो में, जब इस्लाम धर्म की स्थापना मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि मुस्लिम इस्लाम दो भागों में बट गया था, एक शिया और एक सुन्नी। और जब अली के जो दामाद थे अली मोहम्मद साहब के, उनके बेटा हसन जो थे, उनकी मृत्यु हो जाती है करबला में, तो वहाँ पर से शिया और सुन्नी में काफ़ी टकराव होता है, काफ़ी मनमुटाव होता है, और ये टकराव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे एक और वहीं पर एक जन्म होता है इस्लाम में, वो होता है सूफिज्म का होता है। सूफिज्म वो इस दोनों के बीच को लाने का कड़ी, मतलब इसे पास लाने की कड़ी साबित होता है सूफिज्म। और सूफिज्म विश्वास करता है कि अल्लाह महबूब है, यानी कि अल्लाह जो है वो महबूब है, और ये संगीत पर विश्वास करता है। तो 1192 ईस्वी में सूफिज्म की स्थापना ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफिज्म की स्थापना की, ये याद रखिएगा। 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफिज्म की स्थापना की, एवं इसका केंद्र कहाँ था? अजमेर रखा गया। आप अजमेर जानते हैं, बढ़िया से जानते होंगे, क्योंकि अजमेर जो है, अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो जो दरगाह है इसलिए क्योंकि सूफिज्म की स्थापना वहीं पर होती है और उसका केंद्र अजमेर होता है। कब? 1192 ईस्वी में। और उनके कब्र को क्या कहा जाता है? तो अजमेर में जो कब्र है, किनका है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उन्हीं को कहा जाता है दरगाह अजमेर कहा जाता है। दरगाह अजमेर शरीफ कहते हैं हम लोग। तो अजमेर में ही दरगाह अजमेर शरीफ है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है। तो इसे याद रखिएगा 1192 ईस्वी। मैंने इसे सारा आपको तो बता दिया, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर आकर राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी एक संसावी तुर्क था। इसका मुख्य पॉइंट तो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं सिर्फ पहले ही बता दिया था, सिर्फ मैं एक बार फिर से डेट बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करमाथी मुसलमान के विरुद्ध युद्ध करता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। दूसरा, 1178 ईस्वी में गुजरात पर यह आक्रमण करता है। उस समय मूलराज टू या मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है, जिसमें मूलराज टू की जीत होती है। 1179 ईस्वी, ठीक इसके एक साल बाद, यानी 75, 3 साल 78, फिर एक साल बाद 79। 1179 में सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है मोहम्मद गोरी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरी युद्ध होता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, हार होती है जयचंद की, जबकि जीत होती है मोहम्मद गोरी की। 1205 ईस्वी में गोरी का अंतिम मुकाबला होता है, किसके विरुद्ध? खोखरों के विरुद्ध, जबकि 1206 ईस्वी में 12 मार्च को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके 4 दास थे, कुतुबीन ऐबक, एलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, जबकि जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, और इसकी स्थापना 413 ईस्वी पूर्व में श्री गुप्त ने, गुप्त वंश के शासक जो थे, इसका निर्माण करते हैं। जबकि 1194 में घटना हुई थी, कुतुबीन ऐबक ने कुबुत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया था। 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का जो निर्माण जो शुरू हुआ था उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने 1229 में। 1192 ईस्वी में सूफिज्म की स्थापना होती है और उसकी स्थापना करने वाले होते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह, जिनकी कब्र
जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको भारत पर तुर्क का आक्रमण, जिसमें कि संसाई वंश शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक शासन करता है, इसके बारे में चर्चा की। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं जो चैनल जो बनाया हूँ, अगर आप सर्च करते होंगे तो यूट्यूब पर नहीं आता है, क्योंकि मैंने इंडियन एजुकेशन जो रखा है उससे काफ़ी जो उससे रिलेटेड जो एजुकेशन है वो आ जाता है। तो मैंने इसका थोड़ा सा नाम को एडिट किया है, चेंज किया है, सब यही रहेगा, बस इंडियन एजुकेशन 09 लगा दीजिएगा। अगर आप फिर उसके बाद सर्च करते हैं तो ये पूरा चैनल आपको तुरंत आ जाएगा। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप बिल्कुल मेरे चैनल इंडियन एजुकेशन 09, मैं फिर से बोल रहा हूँ इंडियन एजुकेशन 09 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मेरा मनोबल पढ़ाने का और मेरा जुनून और जागता है, और मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट ला कर दूँगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, हिस्ट्री का मैं ये नहीं सिर्फ कि 4-5 वीडियो ला कर दे दूँगा उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैं पूरा हिस्ट्री पार्ट बाय पार्ट इस तरह से जैसे हो रहा है मैं बताऊँगा। इसके बाद जो मैं पढ़ाया हूँ, इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा मोहम्मद, जब देखिए मोहम्मद गोरी, और जो मैं शुरू से बताया हूँ जब अरबों का आक्रमण होता है उसके बाद फिर तुर्कों का आक्रमण होता है, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं जो भारत में चल रहा होता है वो राजपूत काल चल रहा होता है। तो मैं राजपूत काल के जो राजा हैं, जो शासक कहाँ कहाँ कर रहे थे, उसका मैं एक वीडियो पूरा बनाकर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं इसको लिख कर और उसको बताकर मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में राजपूत काल या 1-2 वीडियो में जो भी होगा मैं उससे पूरा कर आपको फिर से एक नया वीडियो राजपूत काल पढ़ाऊँगा। राजपूत काल पढ़ाने के बाद मैं आपको फिर कहाँ लेके चलूँगा, फिर यही कुतुब ऐबक जो क्या करता है, गुलाम वंश का स्थापना करता है, दास वंश का स्थापना करता है, वहाँ से फिर मुग़ल साम्राज्य, वहाँ से फिर क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा, मुग़ल साम्राज्य सॉरी नहीं, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। तो दिल्ली सल्तनत फिर यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊँगा, उसके पहले राजपूत कर लाऊँगा। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उसके दूसरे तक पहुंचाने का ये माध्यम है, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, उससे नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। और चूँकि देखिए मैं एक कंटेंट जो भी दे रहा हूँ वो शुरू से मैं लास्ट तक का दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कि आज मैं ये पढ़ा दिया तो कल ये, मैं शुरू से जो जैसे होता है सीक्वेंस वाइज में पढ़ा रहा हूँ। बस आप जो अगर तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार अगर मन में बैठाए हुए कि मुझे इस बार एग्ज़ाम देना है, चाहे तो बीपीएससी का हो, मेन फोकस तो बीपीएससी ही मेरा है, लेकिन बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, ये सभी में सारा काम आएगा अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर इसे बार बार देखिएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जो पढ़ाए हैं सारा क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद।